Hi everyone. टेबल नंबर 14 एंड टेबल नंबर 15। यस, दो नई टेबल्स जीएसटी कॉमन पोर्टल के ऊपर लाइव कर दी गई है GSTR1 फाइलिंग। सो ये जनवरी 2024 के पीरियड ऑनवर्ड से ये टेबल आपको आपकी GSTR1 फाइलिंग करते वक्त पोर्टल पे दिखाई देगी। सो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इन दोनों टेबल्स को समझे अपनी जनवरी 2024 की रिटर्न फाइलिंग करने से पहले। So, by notification number 26 by 2022, dated 26 December 2022, 5 टेबल्स इस रिस्पेक्ट के अंदर GSTR1 के अंदर ऐड की गई। सो टेबल 14 ऐड की गई, उसके अमेंडमेंट्स के लिए 14A ऐड की गई, देन देर आफ्टर 15 ऐड की गई और उसके अमेंडमेंट्स के लिए 15A फर्स्ट और 15A सेकंड ऐड की गई। तो अपन जब ये टेबल समझने जाएं, उससे पहले कुछ एक टर्मिनोलॉजीज है जीएसटी की जो हमें समझना बहुत जरूरी हो जाती है। उसके बाद हम ये टेबल्स ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो टर्म्स अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है, एक तो ई कॉमर्स ऑपरेटर अपन समझेंगे। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ट्रांजेक्शन किस तरह होता है वो समझेंगे। देन अपन समझेंगे कि 9(5) सेक्शन क्या है और उसके बाद समझेंगे कि सेक्शन 52 क्या है। तो अगर आपको ये टर्म्स बिल्कुल क्लियर है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप जा सकते हो जहां पे अपन टेबल 14 और 15 को एनालाइज करेंगे उस पार्ट पे। तो अपन शुरू करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अमेजोन फ्लिपकार्ट को समझ सकते हैं, जिससे कि आज की डेट में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अनअवेयर होगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है। लेकिन फिर भी अपन एक जीएसटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्लोज 45 जो सेक्शन 2 का है वो इसे कवर करता है। तो बहुत ही एक जनरल सी डेफिनेशन दी गई है कि कोई भी पर्सन जो एक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म को मैनेज करता हो, ओन करता हो, ऐसे पर्सन को अपन ई कॉमर्स ऑपरेटर बोल देते हैं। तो एक बहुत ही जनरलाइज डेफिनेशन है और इसे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे एग्जाम्पल समझ के आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसे। तो जब आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर समझ आ गया तो आप एक अब ट्रांजैक्शन समझिए कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कैसे होता है। एक बेसिक ट्रांजैक्शन जो टेक प्लेस करता है नॉर्मली, उसके अंदर एक सप्लायर होता है, एक रेसिपिएंट होता है। लेकिन जब कोई ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होता है तो उसके अंदर एक थर्ड पार्टी के रूप में ई कॉमर्स ऑपरेटर और आ जाता है जो इस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है, जिसके अंदर रेसिपिएंट है, चाहे गुड्स का हो सर्विस का हो, वो आके अपना ऑर्डर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेस करता है और वो फर्दर कम्युनिकेट होता है सप्लायर के पास और सप्लायर सप्लाई करता है। तो ये एक ट्रांजैक्शन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होगा उसके अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होगी, सप्लायर, ई कॉमर्स ऑपरेटर और रेसिपिएंट। तो जब आपको ये चीज समझ आ गई है तो अपन अपनी अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सेक्शन 9(5) के अंदर कवर हो जाएंगे और ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सेक्शन 9(5) के अंदर कवर नहीं होंगे। तो व्हाट इज सेक्शन 9(5)? तो 9(5) कहता है कि गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज नोटिफाई कर सकती है। माइंड कीजिएगा, सर्विसेज यहाँ पे कवर्ड है, सिर्फ गुड्स कवर नहीं है 9(5) के अंदर। और इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप रेफरेंस उठा सकते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 9(5) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, बट आप 9(5) की अंडरस्टैंडिंग के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को बैक ऑफ द माइंड में ध्यान रख सकते हैं। तो कुछ सर्विस गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, अगर वो सर्विसेज किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी गई है तो उन केसेस के अंदर उन सर्विस के ऊपर टैक्स पे करने के लिए लायबल ई कॉमर्स ऑपरेटर को कर दिया जाएगा इंस्टीड ऑफ द सप्लायर, और सारी की सारी कंप्लायंस ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा एज इफ ही इज द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। तो कौन कौन सी सर्विसेज इसके अंदर नोटिफाई की? अगर अपन सर्विसेज के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और हर सर्विसेज की एक न्यूएंसेस है जो समझने की है। तो अपन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मैं आपको कुछ ई कॉमर्स ऑपरेटर के एग्जांपल्स दे देता हूं जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि किस तरह की सर्विसेज इसके अंदर कवर हो रही है। तो पहले ही आप समझ सकते हैं कि स्विगी जोमेटो जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गए। दूसरे आप समझ सकते हैं गो आईबीबो मेक माई ट्रिप जैसे हो गए। फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं कि अर्बन क्लैब जैसे हो गए। और चौथी कैटेगरी हो गई कि जैसे अपने उबर ओला जैसे हो गए। तो अब इन सब के अंदर अलग अलग न्यूएंसेस है कि जिसके अंदर सप्लायर रजिस्टर्ड हो तो क्या होगा, अनरजिस्टर्ड हो तो क्या होगा, क्लाउड किचन के केस के अंदर क्या होगा, ईटिंग जॉइंट्स में क्या होगा, रेस्टोरेंट्स में क्या होगा। सो इसके ऊपर एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो चाहिए थी और
इसके अंदर अगर कवर किया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई थी कि 9.5 के अंदर क्या है और किस तरह के ई कॉमर्स ऑपरेटर इसके अंदर कवर हो जाते हैं। जब आपको 9.5 समझ आ गया तो अपन अब समझते हैं कि सेक्शन 52 क्या है। तो सेक्शन 52 बात करता है कि जब अगर आप कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाईज कर रहे हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर एक टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी है। किससे? सप्लायर से। किन केसेस के अंदर? जब रेसिपिएंट कंसीडरेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर को देता है और देन वो ई कॉमर्स ऑपरेटर वो कंसीडरेशन सप्लायर को रेमिट करता है। तो मतलब रेसिपिएंट से ई कॉमर्स ऑपरेटर कंसीडरेशन कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर और देन वो सप्लायर को रेमिट करता है। ऐसे केसेस के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी आती है सप्लायर से। तो इसके अंदर वो सर्विसेज के ऊपर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो 9.5 के अंदर कवर हो जाती है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो सेक्शन 52 के अंदर सप्लाईज वर्ड यूज है, ना कि सर्विसेज। तो सेक्शन 52 के अंदर सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स और सर्विसेज दोनों कवर्ड है टीसीएस कलेक्शन के लिए। मतलब आप गुड्स की सप्लाई के ऊपर भी कलेक्शन होगा, सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर भी कलेक्शन होगा अगर 52 के थ्रू कवर्ड है। तो अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो अपन मूव फॉरवर्ड करते हैं अपनी टेबल 14 और टेबल 15 की अंडरस्टैंडिंग की तरफ। तो टेबल 14 जो बात करता है इसके अंदर रिपोर्टिंग है बाय सप्लायर, वो सप्लायर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सप्लाई कर रहे हो। और टेबल 15 के अंदर रिपोर्टिंग है बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर जो 9.5 के अंदर टैक्स पे करने के लिए लायबल है। तो टेबल 14 के अंदर इन्होंने दो रोज बना दी, रो ए और रो बी। तो रो ए के अंदर वो सप्लायर्स रिपोर्ट करेंगे जो सप्लायर्स किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के सप्लाई कर रहे हैं जो कि सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है। तो ऐसी सप्लाईज की रिपोर्टिंग, ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की रिपोर्टिंग वो सप्लायर टेबल 14 के ए के अंदर करेंगे, जो रो ए है उसके अंदर करेंगे। अब रो ए का डेटा जो है वो कहीं पे भी जाके ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा आपकी 3B के अंदर। और इसके अमेंडमेंट्स है जो अपन बात कर रहे थे, टेबल 14A इंसर्ट की गई है अमेंडमेंट्स के लिए, उसके रो ए के अंदर इसके आप अमेंडमेंट्स इन फ्यूचर कर पाएंगे। इसी तरह से जो 14 की रो बी है उसके अंदर वो सप्लायर्स रिपोर्ट करेंगे जो कोई सप्लाईज कर रहे हैं जिसके ऊपर उनके ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू पे टैक्स है अंडर सेक्शन 9.5। तो ऐसे सप्लायर्स रिपोर्टिंग करेंगे 14 के बी के अंदर। और इसके अंदर एक चीज जो ध्यान रखने लायक है, जो डिटेल्स आप यहाँ पे फर्निश करेंगे रो बी के अंदर वो जाके आपकी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी 3B के अंदर। 3B के अंदर कहाँ पे? 3B के अंदर आपका जो 3.1.1 का सेकंड रो होती है उसके अंदर जाके आपकी ऑटो पॉपुलेट ये डिटेल्स हो जाएगी। तो और इसके आप अमेंडमेंट्स कहाँ कर पाएंगे? सिमिलरली जैसे वो 14A का बी रो के अंदर आप ये अमेंडमेंट्स कर पाएंगे। तो जब अगर आपको 14 टेबल क्लियर है तो अपन चलते हैं टेबल 15 की तरफ। तो टेबल 15 की रिपोर्टिंग जैसे आपको 9.5 के अंदर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करने के लिए लायबल है वो करेंगे। तो टेबल 15 को बेसिकली इन्होंने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ऐसे केसेस जिसके अंदर सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है। पहला केस ये, सप्लायर रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, या फिर दोनों ही अनरजिस्टर्ड है। तो इन 4 केसेस के अंदर इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो अब जिन केसेस के अंदर रेसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड है उन केसेस के अंदर उन्होंने ये सेक्शंस आईएफएफ के अंदर भी ऐड किए हैं, जबकि जिसके अंदर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है वो सेक्शंस इन्होंने आईएफएफ के अंदर ऐड नहीं किए। अगली चीज जो आपको ध्यान रखने लायक है वो ये है कि जिनके अंदर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है उनके अंदर क्रेडिट डेबिट नोट्स की डिटेल यहाँ पे नहीं जाएगी। जो आपका 9B सेक्शन है, जो 9B टेबल है उसी के अंदर आपकी क्रेडिट डेबिट नोट्स की डिटेल जाएगी। और जबकि जिनके अंदर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है उन केसेस के अंदर नेट ऑफ होके डिटेल्स जाएगी सप्लाईज की। अगली बात जो आती है वो ये है कि जो आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे टेबल 15 के अंदर, वो आपकी जाके 3B के अंदर 3.1.1 का जो फर्स्ट रो है वहां पे जाके ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी और उसके अंदर आपको आपकी लायबिलिटी कैश के थ्रू पे करनी पड़ेगी। सो ये आपकी बात यहाँ पे कवर हो गई। पर इसके जो अमेंडमेंट्स है वो सिमिलरली आप 15A के फर्स्ट और सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि
आपकी ई इनवॉइसेस से डिटेल टेबल 15 के अंदर ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी, तो आप उसके चक्कर में मत रहिएगा कि ई इनवॉइस से डिटेल टेबल 15 के अंदर आ जाएगी। 15 के अंदर डिटेल्स आपको खुद को फर्निश करनी होगी। इसी के साथ जो एक चीज और ऐड हुई है वो हुई है रेसिपिएंट के टू बी के अंदर। कौन से रेसिपिएंट? वो रेसिपिएंट जिनके केसेस के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो 9(5) के अंदर कवर हो जाते हैं, उनमें टैक्स पे करने की लायबिलिटी है, वो रेसिपिएंट्स के टू बी के अंदर ऑल अदर आईटीसी के अंदर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर डॉक्यूमेंट्स करके दिखेगा, जिसके अंदर उन्हें अपनी उनका इनपुट वहां पे उन्हें दिखाई देगा। सो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आ गई होगी। टेबल 14-15 आप समझ चुके होंगे और अपनी GSTR1 अच्छे से फाइल कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।